हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैं टाइम टू टाइम आपको प्लस टू के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं उसके बारे में बताता रहता हूं। उसी सीरीज में मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हों चाहे नॉन मेडिकल के हों, ना तो आप एमबीबीएस में जाना चाहते हैं ना बीटेक में जाना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास क्या कैरियर ऑप्शन बचती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चों से हम बातें करते हैं तो बच्चे बताते हैं सर हमें तो ना तो एमबीबीएस करनी, मेडिकल वाला बोलता है सर मुझे एमबीबीएस नहीं करनी, मुझे तो रिसर्च में जाना है। नॉन मेडिकल वाले से पूछते, कुछ बच्चे उसमें भी होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं सर मुझे मेरा बीटेक में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मुझे साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनना है तो क्या करें आप बताइए। तो बेटा बहुत सारे बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं होती भी कैसे आप रिसर्च प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, तो उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। वैसे तो रिसर्च में आप एमबीबीएस के बाद भी जा सकते हैं, आप बीटेक के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर आप प्लस टू के बाद रिसर्च को ऑप्ट करते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो उसकी भी काफी करियर ऑप्शंस हमारे पास हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं, जिन टेस्ट में हम अपीयर हो सकते हैं और डायरेक्ट प्लस टू के बाद ही हम रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। उनमें से 3 जो टेस्ट है मेन, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आज, जिसमें नॉन मेडिकल वाला बच्चा और मेडिकल वाला बच्चा दोनों जा सकते हैं। तो जिसको साइंटिस्ट बनना है, ना एमबीबीएस करनी ना बीटेक करनी, वो क्या क्या कर सकते हैं वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो बेटा उसमें देखिए, तो 3 एग्जाम है मेन, पहले 3 एग्जाम है। आईसर, IISc साइंस, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च एजुकेशन एंड रिसर्च, नेस्ट का एग्जाम। ये 3 एग्जाम हैं जिनको आप क्लियर करके प्लस टू के बाद ही डायरेक्ट रिसर्च प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। जिसने कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें तो कुछ नई चीज बनानी है, नई चीज इन्वेंट करनी है। भाई आपने जैसे आजकल कोरोना वायरस है, इसकी वैक्सीन बनानी है, तो आपको पता है साइंटिस्ट बनाते ही है वैक्सीन, कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनाते, साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च प्रोग्राम में होते हैं वो होते हैं। कोई नई बीमारी आ गई, कोई नई चीज बनानी है, भाई हमने तो स्पेस शटल से रिलेटेड रिसर्च करनी है, भाई आपको कोई नया एरोप्लेन डिजाइन करना है, इस सब से रिलेटेड नई वेपन तो चलो नेगेटिव, लेकिन फिर भी वेपन डिजाइन करनी है, नई दवाई रिसर्च करके बतानी है, तो ये सब कुछ आज साइंटिस्ट ही करते हैं। तो उसके लिए आपको रिसर्च प्रोग्राम ज्वाइन करना जरूरी है। तो उसमें से इंडिया में जो मेन ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आईसर क्या है, आईसर जैसे इंडिया में कई जगह अवेलेबल है, इसके कई सारे सेंटर्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। जैसे ब्रह्मपुर में है, भोपाल है, कोलकाता, मोहाली, पुणे, त्रिवेंद्रम, तिरुपति, ये सब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हमें प्रोवाइड करते हैं। इसमें बीएससी, एमएससी मतलब या बैचलर ऑफ साइंस और एमएस की डिग्री हमें प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ फिर हम उसी में रिसर्च प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, पीएचडी में जा सकते हैं। तो ये मेन सेंटर इसके हैं। इसका क्राइटेरिया क्या, कैसे हम इस टेस्ट को क्लियर करें, क्या क्या हम कर सकते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बारे में देखिए भाई, आईसर बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, एडमिशन इतना आसान नहीं है, ये ड्यूल डिग्री हमें प्रोवाइड करता है, मेनली ड्यूल डिग्री। तो इसके बारे में देखेंगे आप भाई, इसमें जैसे साइंस की ड्यूल डिग्री हमें प्रोवाइड करता है, वैसे इकोनॉमिक्स वाले भी कुछ प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी। तो क्लास वर्क आपका जो है बेसिकली 5 ईयर प्रोग्राम होता है, एमएस बीएस कलेक्टिव ये करवाएंगे, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवाएंगे। उसके लिए ये कोर्सेज मेनली प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं आईसर के अंदर वो ये हैं आपके, भाई बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड, केमिकल साइंस, मैं फिजिक्स में डील करता हूँ तो फिजिकल साइंस का भी अवेलेबल है, मैथमेटिक्स में जा सकते हैं आप। ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में बात कर रहा था, ये जो 4 ईयर प्रोग्राम है ना, 4 ईयर प्रोग्राम, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, जो केवल भोपाल में अवेलेबल है, केवल भोपाल में ही अवेलेबल है ये। तो ये आपका इंजीनियरिंग साइंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो भोपाल में ही प्रोवाइड करते हैं, बाकी सारे कोर्सेज हर जगह अवेलेबल है, ये वाला कोर्स केवल भोपाल में है। भोपाल में और भी कोर्सेज है, लेकिन मेन इसकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ही एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया उसके 3 चैनल है मेन भाई। प्लस टू तो पास होना ही चाहिए, वैसे तो अब कोविड के कारण कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रिलैक्स किए हैं, 2020 में भी रिलैक्स था, 2021 में भी रिलैक्स ही रहेगा। तो बेटा उसमें मेनली आपका जैसे प्लस टू आप पास होने चाहिए, उसमें आपके 3 चैनल हैं जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका केवीपीआई क्लियर है, उसके रैंक के बेस पर भी एडमिशन इनके अंदर होता है, केवीपीआई के थ्रू भी। जेई एडवांस के रैंक के ऊपर भी आपका होता है, आपको 15,000 के अंदर अंदर आना होता है। इस रैंक के अंदर अगर आप आते हैं तो जेई एडवांस के थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद स्टेट और बोर्ड लेवल चैनल है, मतलब बोर्ड के एग्जाम के बेस पर भी आप इसमें जा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के बेस पर भी। ये 2 डायरेक्ट हैं, अगर केवीपीआई क्लियर है, प्रॉपर रैंक आपका है, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जेई एडवांस का रैंक है जो, उसके बेस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और
उसके अलावा बोर्ड में जो एग्जाम है, बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसके बेस पे भी आप जा सकते हैं। देखिए इसमें अगर देखें आप, इनको शॉर्ट फॉर्म में बता रखा है, जैसे केवीपीआई चैनल है, जेई चैनल है, एसएसबी आपका जो है स्टेट और सेंट्रल बोर्ड एग्जाम जो है उसके बेस पर भी आप जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है भाई इसमें, देखो ये क्राइटेरिया है 2020 और 2021 के लिए, आगे हो सकता है चेंज हो जाए, पहले भी अलग था। अब जैसे आपको मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी मतलब एससी एसटी के लिए ये जो कंडीशन है ये 55% की है, ये आपके मार्क्स इसमें मिनिमम बोर्ड एग्जाम में होने चाहिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो। और जैसे आप बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके ये मार्क्स आ जाते हैं तो बोर्ड वाले जो ये चैनल है ये तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं इनके तो, लेकिन बोर्ड वालों को एक टेस्ट और अपीयर होना पड़ता है। जैसे इसमें जो बच्चे, ये वाला टेस्ट है एप्टीट्यूड, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट जो बोर्ड के बेस पर है, ये टेस्ट भी आपको क्लियर करना पड़ता है जो एससीबी चैनल से इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। जो केवीपीआई वाले हैं, जेई एडवांस वाले, उनके लिए जरूरी नहीं है, बट जो बोर्ड के एग्जाम के बेस पर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ये टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसकी मिनिमम मार्क्स वगैरह जो है वो तो होने ही चाहिए आपके, उसके बाद इस टेस्ट में भी रैंकिंग आपको लेके आनी होती है। तो ये तो होगा भी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी के लिए हमें करना क्या होगा। बाकी डिटेल आप इसकी वेबसाइट पे जाके वहां से ले सकते हैं, मैंने उस वेबसाइट से ही सारी डिटेल ली है ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए, आप खुद भी पढ़ लीजिए और ज्यादा उसमें चीजें बता रखी होंगी आपको। ये तो सारा एलिजिबिलिटी वगैरह का है, एज रिलैक्सेशन वगैरह और सब कुछ इसमें बता रखा है, वही सब चीजें इसमें मैंने लिखी हुई है, ये मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको दूंगा। बेसिक मैं चीजें बता देता हूं। जैसे नेक्स्ट टेस्ट जो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट है भाई, बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि इनमें भी हम जा सकते हैं, इतने रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स है, इनमें एडमिशन लेना बड़ा टफ है, और एडमिशन अगर हो जाता है तो इसका मतलब आपका कैरियर 100% सिक्योर हो गया, आप 100% सिक्योर है कि आप बहुत हायर लेवल पर जाने वाले हैं अगर इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में आपका एडमिशन हो जाता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपका जो बेंगलोर है उसमें आपको अगर एडमिशन लेना तो उसके लिए मैं कुछ आपको चीजें बेसिक्स में बताऊंगा, क्या मतलब एलिजिबिलिटी है, क्या है इसके, ये तो सारा कुछ इसके बारे में बता रखा है मैंने। एडमिशन बैचलर डिग्री में देते हैं, बैचलर डिग्री आपकी करवाएंगे ये। तो भाई इसके अंदर आपको +2 पास होना जरूरी है, पीसीएम आपका पास हो, और भाई इसके अंदर आप पीसीएम के साथ साथ आपके पास और भी सब्जेक्ट ऑप्शनल है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो। भाई आप इसके अलावा अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी और स्टैटिक्स है तो भी आप एलिजिबल हैं, तो भी इस टेस्ट के अंदर आप अपीयर हो सकते हैं। इसके अंदर भी अलग अलग चैनल्स के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे केवीपीआई। आपको शायद पता हो बहुत सारे बच्चे तो केवीपीआई का टेस्ट ही नहीं देते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन केवीपीआई अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है, इसके रैंक के बेस पर बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स एडमिशन करते हैं। जैसे इसमें भी केवीपीआई वाला चैनल है, इसके थ्रू आप एडमिशन कर सकते हैं, ले सकते हैं, केवीपीआई के थ्रू भी जा सकते हैं। जेई मेंस के रैंक पे जा सकते हैं, इसमें मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए 60%, ओबीसी के लिए 54, भाई आपका एससी एसटी के लिए 30% मार्क्स जेई मेंस में आने जरूरी हैं। उसके बाद रैंकिंग भी बनेगी आपकी, ऐसा नहीं कि इतने परसेंट मार्क्स आ गए तो एडमिशन हो गया, आपका रैंक बनेगा, उसके बेस पर जितनी सीट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया है। जेई एडवांस में भी ऐसे, जेई एडवांस के बेस पर भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर नीट और यूजी वाला जो प्रोग्राम है, मेडिकल वाले बच्चे जो होते थे वो भी इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके रैंकिंग के बेस पर भी इसमें एडमिशंस होते हैं। तो भाई मेडिकल वाले बच्चे भी इसमें जा सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम है अगर आप इसका एडमिशन हो जाता है इसमें तो। अब मैं बात करूंगा नेस्ट के बारे में। नेस्ट का टेस्ट जो होता है भाई, ये भी बहुत ही रेपुटेड टेस्ट है, बहुत ही मतलब हाई लेवल का टेस्ट है। इसमें 2 इंस्टीट्यूट्स के अंडर आते हैं आपके, जिसके टेस्ट के बेस पर आप जिनमें एडमिशन ले सकते हैं। एक आपका है भाई नाइसर, भुवनेश्वर में है ये, एक है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, मुंबई, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट है, इंडियन एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है, उसके अंडर ये आता है। इसमें आप एटॉमिक रिसर्च से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी है उससे रिलेटेड जो भी आपकी रिसर्च नई नई होती है डीआरडीओ वगैरह में, उनमें आप जा सकते हैं। तो ये भी टेस्ट बहुत आपका कह सकते हैं हाई लेवल। बेटा अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा जो मेन टेस्ट है रिसर्च प्रोग्राम से रिलेटेड, वो है नेस्ट। नेस्ट के अंडर 2 इंस्टीट्यूट आते हैं,
ये आपका एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का, उसके अंडर ये काम करता है। और इसमें दो आपके इंस्टीट्यूट आते हैं, एक तो भुवनेश्वर में है, नैसर के नाम से जानते हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड बेसिक साइंस, इसके अंडर ये कोर्स करवाते हैं। तो ये भी बहुत हाई लेवल का आपका प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है ये। इसमें एडमिशन अगर आपका होता है तो साइंटिफिक एप्टीट्यूड आपका पूरा तैयार हो जाएगा। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितने भी आपके काम हैं वो इसके अंदर आपके सीखते हैं। और इसमें नैसर में क्या करवाते हैं, ये करवाते हैं क्या, कोर्सेज कौन से देखो, नैसर में 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी प्रोग्राम है भाई। बायोलॉजिकल साइंस में है, बायोलॉजिकल साइंस में इसका मतलब मेडिकल वाला बच्चा जा सकता है, केमिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स, इसके अंडर ये काम करते हैं, ये कोर्सेज में प्रोवाइड करते हैं। और इसकी जो डिग्री मिलती है, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से हमें ये डिग्री प्रोवाइड करते हैं भैया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके अंडर ये हमें डिग्री प्रोवाइड करते हैं। इसमें लगभग 200 सीटें आपकी अप्रोक्सीमेटली हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 सीटें इसके अंडर आती हैं। तो इसका मतलब जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो काफ़ी हाई रहेगा, लेकिन उतना ही करियर भी आपका ब्राइट होगा अगर आपका एडमिशन इसमें हो जाता है तो +2 के बाद ही। ये दूसरा जो इंस्टीट्यूट आता है नेस्ट के अंडर, वो मुंबई में है। ये भी आपको एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड ही जैसे डिग्री प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर 57 सीटें, इसमें केवल 57 सीटें हैं। अब देखिए मुंबई वाला जो इंस्टीट्यूट है उसमें केवल 57 सीटें हैं, तो इसका मतलब इसमें भी एडमिशन अगर आपने लेना है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी काफ़ी अच्छा लेवल आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये IIT वगैरह के टेस्ट से देखा तो काफ़ी हाई कंपटीशन इसमें रहता है। तो ये सब कुछ चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे कैसे आप नेस्ट के थ्रू आप एडमिशन, नेस्ट के एग्जाम में एडमिशन ले सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिस्टेड। एक तो एज लिमिट प्रॉपर होनी चाहिए, 20 साल तक के आपके होने चाहिए भाई। SC/ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। और ऐसे ही आपका भाई देर आर 3 चांस टू अपीयर, 3 एग्जाम, +2 के बाद 2 साल और, एक तो +2 के दौरान, उसके 2 साल बाद, और आप 2 साल बाद तक आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स होने जरूरी हैं +2 में, और या इक्विवेलेंट एग्जाम के अंदर जो भी आपका एग्जाम देते हैं। आपकी रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5% की है इसके अंदर। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर रहेगा। मेरिट लिस्ट में तो आना पड़ेगा ही आपको। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये 3 रिसर्च प्रोग्राम हैं जो +2 के बाद बच्चा कर सकता है, जिसके अंदर आपका करियर रिसर्च फील्ड में बहुत हाई लेवल पर जा सकता है। तो आप केवल MBBS और BTech की ही मत सोचो, आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने इन 3 प्रोग्राम के बारे में बताया है, 3 इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया है, इसके अलावा भी मैं कुछ टाइम टू टाइम आपको और चीज़ें भी बताऊंगा जहाँ आप अपनी करियर को बढ़ा सकते हैं या बहुत अच्छी जगह जा सकते हैं। तो केवल यही नहीं कि BTech ही करना है, MBBS ही करना है, भीड़ चाल में नहीं चलना हमें, वो भी अच्छे ऑप्शन है, मैं ये नहीं कहता वो अच्छे ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चा नहीं जाना चाहता, साइंटिस्ट बनना है, किसी को रिसर्च में जाना है, नासा में जाना है, स्पेस साइंस से रिलेटेड काम करना है, कोई नई इन्वेंशन करनी है, तो भैया वो ये प्रोग्राम के बारे में सोचे, इनमें एडमिशन लेने की ट्राई करें। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा।